गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। घूमना किसी को पसंद नहीं आता है, सबको अच्छा लगता है। हमारा टेंशन, हमारा तनाव जो होता है, हम घूम के वो दूर करते हैं। साल में 6 महीने हम कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल से हम घर में जैसे कैद हो गए। चलो फिर भी मैं आज आपको घुमा के लाती हूँ। किसके क्वेश्चन पढ़ा ना आपको, तो हम जाएंगे किताब के द्वारा गोवा घूमने। तो आप तैयार है ना बच्चों? चलो गोवा देखते हैं। तो हमारी क्लास का जो लेसन है गोवा जैसे मैंने देखा, कवि लेखक जो है विनय शर्मा हमें आज गोवा ले जाने वाले हैं, तो उनके साथ हम गोवा का अनुभव ज़रूर करेंगे। तो पहले उनका परिचय कर लेते हैं। उनका जन्म जो था 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है, मतलब जो उन्होंने अनुभव लिए उसके आधार पर। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा उत्तरांत आपकी पसंदीदा विधा है। यात्रा उनको अच्छी लगती है और बहुत घूमने फिरने जाते हैं, तभी तो यात्राओं पर लिखते हैं ना। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर ते में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा वृत्तांत ही है उनके। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो चलो बच्चे, हम ज़रूर गोवा जाएंगे और उनके साथ जाएंगे और गोवा का ज़रूर आनंद उठाएंगे। एक कोरोना काल में घर में रह के बहुत ज़्यादा हम तंग आ गए हैं, तो चलते हम आज गोवा घूमने। चलिए मेरे साथ में और लेखक के साथ। ओके, देखिए गोवा, ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। मन में उमंग भर उठती है ना, तरंगायित मतलब उमंग उठ रहती है। और हो भी क्यों ना, यहाँ प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। तो क्यों ना होते वहाँ पे प्रकृति, मतलब अपने आप जो प्रकृति है, नेचर है। आबो हवा मतलब जल और वायु, आबो मतलब जल और हवा मतलब वायु, और उनकी जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल, जो आकर्षण ऐसा है कि सारे पर्यटक, कि सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेश के पर्यटक भी वहाँ पे खुद ब खुद खींच चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल में धड़कन है। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। देखो इंदौर कहाँ है और गोवा, मतलब इंदौर जो है, हम जो जहाँ पे रहते हैं उसके नीचे जो है गोवा जाता है और उसके सीधा ऊपर जो है इंदौर आता है। तो मतलब हम बीच में महाराष्ट्रियन हैं, इन दोनों के बीच में। तो वो इंदौर से कवि जो है विनय शर्मा के साथ आज हम जाएंगे गोवा में। खंडवा में मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल थे, मतलब विनय शर्मा जी की फैमिली और खंडवा के उनके साड़ू साहब की फैमिली, ऐसे सपरिवार वो गोवा जा रहे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव में रुकी तो सुबह का उजास, मतलब रोशनी होने के बाद गोवा हो गया था, और एक टैक्सी ने हॉर्न में मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। मतलब जैसे वो उतरे स्टेशन पे, वहाँ पे एक टैक्सी ने हॉर्न बजाया और उनका ध्यान खींचा और वैसे वो फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्या से जूझ रहे हो, तो उनसे निजात पाने के सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण को कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर के कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अभी वो कहते हैं कि हम घूमने क्यों जाते हैं, जैसे ही वो खंडवा से आए, फिर वो टैक्सी में बैठे और गोवा की सुंदरता देखते देखते टैक्सी में ही उनकी सारी थकान जो थी वो उतर गई। अगर 1-2 दिन का जो प्रवास होता है, वो अगर टैक्सी से नेचर को देखने से उनकी जो थकावट दूर हो सकती, तो सोचो कि 2-3 दिन रहने से हम कितना फ्रेश हो सकते हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि जब हमारे रोज़मर्रा के कार्य हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम पर्यटन को जाना चाहिए। और बदले हुए वातावरण के कारण मन भी तरोताज़ा हो जाता है
और कुछ समय के लिए हमें विश्रांति मिल जाती है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण स्थित में कस्बा बेनालियम के रिसोर्ट में आकर रुकी। कहाँ पे रुकी? कस्बा बेनालियम के। हाँ, यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, मतलब लेखक ने, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मतलब कमरे में, खाना पूर्ति मतलब फॉर्मेलिटी, फॉर्म भी भरना, नाम भी लिखना, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाना और अपने अपने कमरे में वो चले गए। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। ये जो है 2 भागों में, दक्षिण गोवा और उत्तर जिला। इसकी राजधानी पणजी मनवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? मनवी नदी। यहाँ तक हमारा परिचय है, फिर भी हम आगे का पढ़ते। यह नदी काफ़ी बड़ी है और तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उष्ण भरी रहती है, हवा में नमी बनी रहती है। मतलब समुद्र किनारे होने के बावजूद उष्ण मतलब गर्मी, और नमी मतलब चिपचिपा, जो हम हमेशा अभी जो हम उसे महसूस ही करते हैं। नमी मतलब जो ज़रा सा जो हमें ओल पानी जैसा लगता है ना, वो नमी होती है जैसे कि। हाँ, ठीक है। शरीर जो चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तेज तो तीखी ही होती है। यहाँ पे मुंबई जैसे, मुंबई में भी ऐसा ही हमारा क्लाइमेट है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसके कारण हमें ना गर्मी लगती है और ना सर्दी तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन गर्मी भी तेज़ नहीं लगती। गर्मी का एहसास बहुत होता है, हमें पसीना आता है और हमारा सब चिपचिपा हो जाता है शरीर वगैरह। तो यहाँ पे उतनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हरितमा मतलब हरियाली बहुत है। यह तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने संस्कृति की विरासत में भी समटे हुए हैं। हम गोवा का नाम निकाले तो हमें आते महंगे होटल, महंगा खाना, ये सारी बातें, उनकी खूबसूरती, तटीले तटों, महंगे होटल, ये सारी बातें हमें याद आती है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत भी गोवा को बहुत बहुत भर के मिली है। तो पहला हम पैसेज देख लेंगे, फिर हम दूसरे पैसेज में जाएंगे, और हम 2 ही पैसेज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। ये हमारा परिच्छेद है। पहला जो है, देखो, लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफ़र। एक टैक्सी के मतलब लेखक का मडगांव से आने के बाद रिसोर्ट तक का सफ़र, वो हाथी कहना है। एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। लेखक और उनके साथी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी पतली सी सड़क से पर दौड़ पड़ी और मडगांव से 5 किलोमीटर सफ़र का तय कर रिसोर्ट में पहुंचे। ये हमने सबने अभी पढ़ा है। 1-2 शब्दों में लिखिए। लेखक के ध्यान अपनी ओर खींचने वाला टैक्सी का हॉर्न। समस्या को निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन। ये है लेखक के सफ़र का साधन रेल और गोवा एक्सप्रेस। लेखक के मडगांव से पहुंचने का दिन 23 नवंबर। अभी यहाँ पे देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम इंदौर, खंडवा, मडगांव, मुंबई और पणजी। हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे पेज नंबर 39। क्वेश्चन क्या है? गोवा की खास बातें। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर जिला। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो है गोवा की और आकर्षित करने वाले घटक, गोवा की प्रकृति, आबोहवा, पहले स्टांजे में सब कुछ है, यहाँ की जीवन शैली और मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। इसके बाद यहाँ पे मांडवी नदी की विशेषता क्या है कि यह नदी काफ़ी बड़ी है। यह नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है। कृति नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त 2 प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तरंगायित, प्रत्ययुक्त शब्द तरंग और आयिक, प्रत्येक अधिक प्रत्येक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। अप्रसन्न, प्रसन्न, बुरा, अच्छा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, आनंद प्राप्ति का साधन। पर्यटन विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए।
पर्यटन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। बहुत आनंद होता है किसी स्थान के बारे में पढ़कर जानकारियाँ प्राप्त करने और उसमें प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है। पर्यटन से हमें भिन्न भिन्न प्रदेशों और स्थलों देखने का अवसर भी मिलता है। देखते हैं ना, जाते हैं ना हम, लेकिन ये कोरोना काल से हम कहीं जा नहीं पा रहे, तो अभी यहीं पे हम पर्यटन कर लेंगे, गोवा ही घूम के आएंगे, और क्या कर सकते हैं भला। स्कूल भी तो न जा सकते हैं ना। उनके रहन सहन और स्थिति रीति रिवाजों को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलता है। इससे हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वहाँ हुए विकास कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। पर्यटन से हमारे रोज़मर्रा के कार्यों से कुछ दिन राहत मिलती है, तनाव से मुक्त रहने का अवसर मिलता है। इस तरह पर्यटन निश्चित रूप से आनंद प्राप्ति का एक सुंदर और मनोरंजक साधन है। ठीक है, यहाँ तक हमने पहला जो पैसेज था वो पढ़ा। अभी हम दूसरा पैसेज देखते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी है, परिचय क्रमांक 2। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। हाँ, यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, चलो इस शाम का आनंद लेते हैं। शाम के बारे में अभी बता रहे हैं। देखिए, के लिए बेनालेम बीच की ओर चले। कहाँ गए वो? बेनालेम बीच, जो मडगांव के पास है। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेनालेम। दिन भर की थकान, उष्ण भरी गर्मी के बाद शाम को बीच के जाना पड़ा। अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से कुछ बीच की दूरी पर कोई एक किसी किमी ही थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद यह दूरी भी तय हो नहीं रही पा रही थी। वो क्या कह रहे हैं कि रिसोर्ट के बीच से दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने को उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। मतलब जोर से आवाज़ आई। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क के पीछे छूट गई। हम सभी दौड़ पड़े और सड़क पीछे छूट गई। इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैर को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे। जैसे ही वो घर पे दिन भर आए और वो शाम को बेनालेम गए, तो 1 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन वहाँ पे सारी रेत थी और भाग के जाने से भी उनके पैर जो है वो रेत में फंस रहे थे और वो निकल नहीं पा रहे थे उनमें से। और फिर भी वो उसे मिलने के लिए, मतलब बेनालेम बीच को मिलने के लिए, समुद्र को मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत के घर बनने में जुट गए। उनके लहरें उनका घर गए थे, तो वो दूसरी लहर आने तक पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। देखो, अभी वो जो है वो तो समुद्र में चले गए स्विमिंग करने के लिए, लेकिन बच्चे जो है जो किनारे बैठकर रेत का घर बनने लगे। एक घर बनाते और रेत आती, लहर आती और उस घर को लेके जाती, लेकिन वो फिर वो दूसरी लहर आने तक दूसरा घर बना लेती। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। मतलब हमें हमेशा आशावाद रखना चाहिए कि ये कोरोना जो है एक न एक दिन चला जाएगा और हम सब पहले जैसे अच्छे से खुशी खासी स्कूल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ये आशावाद यहीं पे हम रखते हैं। शाम गहराने पर हमने किनारे बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, ये जीवन का सत्य भी है। मतलब एक जो लहर होती है वो कहती है कि एक बनने के बाद मिट्टी, मतलब आती है जाती है, मतलब मिटना बनना ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। सिर्फ लहरों की आवाज़ ही नहीं, तो पक्षियों की भी आवाज़। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते थे। और जो मछलियाँ आती हैं ना वहाँ पे, उसको खाने के लिए ये पक्षी आते हैं, लेकिन जब वे तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। क्योंकि वो हवा जो आती है और हवा से वो उड़ते हैं, लेकिन अगर वो हवा जहाँ आ रही है वहाँ से अगर जाते हैं तो वो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो सीधे उड़ नहीं पाते, तो वो सुस्ताने के लिए, मतलब थकावट होती है, तो वो किनारे बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्ते को इसी बात का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मौका मिलते ही वो इन पर झपट पड़ते हैं। और कुत्ते जो होते हैं उनको
दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए वो भी वहाँ पे बैठे थे। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती थी। जैसे कि वो आते और कुत्ते उन पे झपटते, वैसे पक्षी उड़ जाते थे। पक्षियों का बैठना, कुत्तों को दौड़ना और पक्षियों की टीटी कर उड़ जाना, मतलब पक्षी आते थे मछलियों के लिए, हाँ, मछलियों के लिए पक्षी आते थे और पक्षी के लिए कुत्ते आते थे। और तीनों के ऐसे जो मजाक जो सिलसिला था वो देखने के बाद उनको मनोरंजन हो रहा था। ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता थे। इधर जैसे ही सूर्य देवता की विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी नहाकर समुद्र नया ही चेहरा नजर आने लगा। और सूर्य देवता मतलब रात शाम ढल गई और वैसे ही चंद्रमा आ गई तो समुद्र का नया रूप उनको देखने को मिला। अब समुद्र साया और भयावह दिखने लगा था। साया मतलब काला और भयावह मतलब डरावना। अगले दिन हम बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है, उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने सब बस से जाना मुनासिब समझा, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे इसलिए वो बाइक पे नहीं गए थे। नहीं तो बाइक भी घूमने के लिए अच्छा लगा। बाइक भी में वहाँ पे मिलती। यहाँ सी फूड मतलब जो समुद्र फूड होता है, मछली, कोलंबी या फिर बोम्बिल, सुकट, ये सारी बातें इसको बोलते हैं सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों के सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता था। मतलब यहाँ पे सब सी फूड मिलता है और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उनके लिए वेज खाना मिलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता। तो काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। अच्छा मिल जाता है तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। ये समस्या तो हमें पहले से पता था, इसलिए हम अपने रिसोर्ट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो इसलिए उन्होंने बाहर खाना छोड़ दिया। वो अपने स्यूट में, अपने कमरे, अपने होटल में जो मिलता था वो उन्होंने खाना पसंद कर लिया। तो आज तो हम यही देखेंगे। आगे हम देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 2। परिच्छेद क्रमांक 2 चालू होता है 50 पे। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। गोवा की शाम बड़ी अच्छी होती थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। यह जीवन का भी सत्य है। सारे वहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, आप खुद भी ढूंढ सकते हो। पक्षी सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते थे। उसके बाद आकृतिपूर्ण कीजिए। लहरों की आवाज़ रणभेदी जैसी। बच्चों से मिली सीख, जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। गद्यांश में उल्लेख की कोई दो प्राणी, पक्षी, कुत्ता और मछली, लेकिन यहाँ पक्षी और कुत्ता लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आकृतिपूर्ण कीजिए। खूबसूरत है, देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। समुद्र बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेनालियम। तभी अचानक इनकी आवाज़ सुनाई दी, लहरों की। जल्दी जल्दी चलने के बाद यह तय नहीं हो पा रहा था दूरी। उसके बाद बेनालियम बीच की विशेषता है खूबसूरत और शांत। उसके बाद है व्याकरण क्वेश्चन। हवा वचन बदल के लिखिए। हवा हवाएं, मछली मछलियाँ, लहर लहरें, बच्चे बच्चा। स्त्रीलिंग पहचान कर लिखिए। जगह स्त्रीलिंगी, रेत पुल्लिंगी, जीवन पुल्लिंगी और सड़क स्त्रीलिंगी। विरुद्धार्थी शब्द शांत अशांत, मुश्किल आसान, शाम सुबह, खूबसूरत बदसूरत। गोवा की शाम के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। भारत के पश्चिमी और समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती समान यहाँ की शामें अभी अद्भुत है। मतलब गोवा तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसकी जो शाम होती है, क्योंकि वो सारे वहाँ पे सी बीच है तो इसके लिए वो उनकी शामें अद्भुत होती है। जैसे जैसे शाम होती गोवा मस्ती में डूबने लगता है। सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, नीलम मतलब जो जामुना कलर का होता है ना, वैसे सर्च नारियल के पेड़ का सौंदर्य मन को मोह लेता है। दूर दूर तक विदेशी लोगों की भीड़ दिखाई देती है। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा। बीच पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी चले रहते हैं और कहीं मोटर बोट राइडिंग हो रही है तो कहीं पैराशूट राइडिंग, आकाश में उड़ते ना वो, चल रहे हैं। क्रूज पर एक अलग आकर्षण होता है। क्रूज मतलब एक नाव या बोट होती है, उसमें 100-150 लोग होते हैं और एक तेज संगीत वहाँ पे लगा होता है और उस स्टेज पे वो संगीत के साथ लोग घूमते हैं और वो बोट भी काफ़ी
स्टीमर घुमावदार परिक्रमा करती है, मतलब वो भी बोट पानी में भी घूमती रहती है। इस तरह से वो चला रहता है। तो हमने अपने जो देखा, हमने जो पढ़ा है यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यूनिट टेस्ट के लिए 2 ही पैसेज रहेंगे इसके, और यहाँ तक पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो आपको समझा होगा। फिर हम जाएंगे 10-15 दिन के बाद गोवा फिर से, वहाँ पे पूरे हम गोवा की मस्ती करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।